हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं बॉबी कुमार। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ाया था विधानसभा। ठीक है, हमारी विधायिका भी हो चुकी है और कार्यपालिका भी हो चुकी है। ठीक है, आज से जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो न्यायपालिका के ऊपर स्टार्ट होगा। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, कार्यपालिका में भी हमारे कार्यपालिका राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर होती है। वैसे ही जो हमारे जो विधायिका होती है वो भी हमारे राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर होती है। और अब जो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यायालय, वो हमारे देखिए राज्यों में अलग होता है। जो आपका हाई कोर्ट सेंटर में अलग होता है, और जो जिला होते हैं जिलों में अलग होते हैं। जिलों में जो हाई कोर्ट है उसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं, जो राज्यों में उसे हम हाई कोर्ट बोलते हैं, जो सेंटर में उसे हम सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ाया था आपको। देखिए, ये है आपका कार्यपालिका। ठीक है, ये है आपका कार्यपालिका। देखिए, कार्यपालिका मैंने बताया था आपको केंद्र, और ये आपका राज्य। केंद्र में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। राज्य में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद। हम इनसे पढ़ चुके हैं इसे। ठीक है ना। इसके बाद ठीक है, और इसके बाद हम आते हैं विधायिका पे। विधायिका भी हमारी दो स्तर पर होती है, केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर। केंद्र में जो होती है विधायिका संसद होता है, और जो राज्य में होती है उसमें हमारे विधानमंडल होता है। संसद में लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा। राज्य में पढ़ चुके हैं हम, केंद्र में पढ़ चुके हैं। पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया था आपको विधानसभा के बारे में। जो हमारी जो विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा होती है, हम उससे पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो न्यायपालिका। देखिए, यहाँ से न्यायपालिका, यानी न्यायपालिका है आपका जिससे हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, और आपके जो जिलों में जो न्यायालय होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं हम। ठीक है ना उन्हें। तो आज हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा यही है, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। तो देखिए, आप सबसे पहले आप यहाँ से देखिए सर्वोच्च न्यायालय। जो सर्वोच्च न्यायालय, देखिए न्यायालय हमारा उसकी तीन प्रक्रिया होती है। मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है ना। देखिए, आप यहाँ से एक इस तरह से होता है मेरा ये। इससे आप यहाँ से बोल दिए सुप्रीम कोर्ट। यहाँ होता है मेरा हाई कोर्ट, और ये होता है मेरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है ना। पहला आपका यहाँ से ये हो गया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यहाँ से आपका कोई डाउट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको। यहाँ से सबसे जो पहले होता है आपका, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट। इसका मतलब यहाँ ये हो गया कि अगर आप किसी मतलब राज्य में हैं, उस राज्य किसी मतलब ज़िले से हैं आप, तो आपको कोई मुकदमा या कोई अपील कोई आज का करनी, तो सबसे पहले आप हाई कोर्ट में उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपकी अगर ठीक से सुनवाई नहीं होती है, कोई कारणवश आपका काम नहीं हो पाता है, तो आप उसके बाद हाई कोर्ट में जाना चाहिए आपको। अगर वो आपको न्याय हाई कोर्ट से भी नहीं मिल पा रहा है, तो बस आपको बस एक ही सीढ़ी बची है आपका लास्ट, आपके पास सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो एक आज टॉपिक हमारा यही है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में भी वैसे बहुत सारी जो आपका इंडिया का जो हाई कोर्ट सबसे जो महत्वपूर्ण है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो सुप्रीम कोर्ट ही माना जाता है। सबका कल्याण सुप्रीम कोर्ट में ही होता है, मान लीजिए आप। मैं आपको आगे बताऊंगा क्या क्या नहीं उसमें। ठीक है, उसके बारे में सबसे पहले आप यहाँ से देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है ये हमारा भाग 5 में आता है। अनुच्छेद 124 से 147 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखिए सुप्रीम कोर्ट के लिए बात कहाँ से, हमारे जब संविधान बनना था तो सुप्रीम कोर्ट के लिए कहाँ से आइडिया आया कि सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। तो अंग्रेज़ों के ज़माने में जो ये सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान आया था 1935 में, यानी भारत शासन अधिनियम के तहत 1935 में सुप्रीम कोर्ट का मतलब गठन हुआ था। जब इसे सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था, तो ये फिर हम लोग जब संविधान बनाया था तो उसमें ये जो सुप्रीम कोर्ट का नाम था उसमें रख लिया गया। सुप्रीम कोर्ट को आप संघीय न्यायालय बोल सकते हो। ठीक है ना।
और सर्वोच्च न्यायालय तो आप बोलते ही हैं हिसाब से, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय, संघीय न्यायालय, जो भी आप बोलना चाहें अपने हिसाब से, जो आपको बेटर लगे। हाँ, और देखा जाए यहाँ पर आपका जब अनुच्छेद 124(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है। अब उसमें कितने न्यायाधीश होते हैं? उस समय जब संविधान बना था उस समय इसमें 8 जज थे, यानी 8 न्यायाधीश थे। अब 8 न्यायाधीश में से एक तो मुख्य न्यायाधीश थे और 7 अन्य न्यायाधीश थे, ठीक है ना। एक तो मुख्य न्यायाधीश थे और जो 7 थे अन्य न्यायाधीश थे। यानी अब वर्तमान में देखा जाए तो 31 जज हैं, यानी 31 यानी 31 न्यायाधीश, यानी 31 न्यायाधीश हैं। अब ये कैसे हुआ? यानी जब 2008 में एक प्रस्ताव पेश किया गया था, जब वो पास हुआ था, जब 2009 में पास हुआ था, तो उस समय एक कमेटी आई थी, उसमें तो ये प्रस्ताव हुआ था कि जो 2008, अब यहाँ पे तो कोई इसे पॉइंट मेंशन कर लीजिए, यहाँ पे इसे मैं नोट करा दे रहा हूँ, ठीक है। 2008 में एक प्रस्ताव यानी एक प्रस्ताव पेश किया गया था उसमें आपका, और जब ये पेश हुआ था 2009 में ये पारित हुआ था। ये 2009 में 2008 में पेश किया गया, 2009 में पारित हुआ। ये पारित होने के बाद जब फिर सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या 31 रखी गई थी, वर्तमान में भी जजों की संख्या इतनी ही है। एक तो आपके मुख्य न्यायाधीश हैं और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है ना। आपका यहाँ से ये पॉइंट एकदम क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं हम जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। ये आपको तो सबको पता ही होगा। सॉरी, जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। किसके कहने पर? सुप्रीम कोर्ट के जज के कहने पर। सुप्रीम कोर्ट के जज के कहने पर ही उनकी नियुक्ति की जाती है। तो उस समय का था ये प्रावधान। और वर्तमान में देखा जाए, देखिए उस समय तो ये था, कहा कि ठीक है जजों की नियुक्ति करनी है तो जो माननीय राष्ट्रपति महोदय आपके जो सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश थे उनसे, मतलब उनकी सलाह से जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश चुने जाते थे उनकी नियुक्ति कर लिया करते थे। पर आज वर्तमान में देखा जाए तो एक कॉलेजियम सिस्टम नाम से एक वो आया था, उसमें एक ये प्रावधान था कि इसमें हमारे 5 लोग होंगे, एक तो मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य लोग होंगे, ठीक है ना। कौन होंगे? कॉलेजियम सिस्टम में 5 लोग होंगे, जिसमें एक तो मुख्य न्यायाधीश होंगे और 4 अन्य न्यायाधीश होंगे। तो इनकी एक प्रणाली से ये जब ये बोलेंगे, जब ये एक सिस्टम बना के भेजेंगे राष्ट्रपति महोदय का, जब तो फिर राष्ट्रपति महोदय एक जो जजों की नियुक्ति करेंगे, या राज्यों से आएगा, राज्यों से चुन करके आएगा कि हाँ कि जो जज होनी चाहिए उस हिसाब से तो जज चुन जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप संसद से पार्लियामेंट से चुन के आए कि वहाँ के जजों को चुनना चाहिए। वहाँ के मुख्य न्यायाधीश ही, यानी सॉरी सुप्रीम कोर्ट के जज ही चुनते हैं कि उनकी सलाह पर ही राष्ट्रपति जी उन्हें को शपथ दिलाते हैं या उनकी जो नियुक्ति करते हैं, ठीक है ना, जजों के कहने पर ही। और उससे और एक बात यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ आया था NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, ठीक है ना। तो इसके बाद इसमें ये था एक ये कमेटी बनाई थी, इसमें संसद से आई थी ये कमेटी बन के। तो संसद में जो लोकसभा राज्यसभा इनमें किसी में आई थी, तो इन्होंने ये कहा था कि इसमें 6 सदस्यों को बनाया जाए जो जज वगैरह को, तो वो एक कमेटी बना यहाँ से जजों को चुना जाए। तो इस कमेटी को सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट के लिए संसद ये कानून बनाए तो ये अच्छा नहीं है। तो उन्होंने गैर संवैधानिक करार देते हुए इसे खारिज कर दिया, क्योंकि ये जो आया था ना संसद से पास होकर के आया था, उसमें केंद्र सरकार उसमें सॉरी सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, तो उसे मतलब खारिज कर दिया गया, ठीक है ना। तो गैर संवैधानिक करार देते हुए इसे खारिज कर दिया गया था।
इसके बाद हम देखते हैं, और बताऊं मैं आपको यहाँ से, देखिए जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए। देखिए आप खुद एक बार सोच के देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, सबसे पहली बात तो ये है कि उनको थोड़ा कानून के बारे में आइडिया होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है कि वो भारत के नागरिक हों। कौन हो? भारत के नागरिक हों। एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक जज रहे हों। दोबारा सुनिए आप, एक या एक से हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक जज रहे हों। दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट है, एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में 10 साल वकील रहे हों। हाई कोर्ट में 10 साल वकील रहे हों तो उसके लिए वो एलिजिबल है। या ना तो वो जज हों और ना वो वकील हों, अगर वो विधि बेटा यानी कानून का उन्हें ज्ञान है तो राष्ट्रपति जी अपने हिसाब से वो मान लें कि हाँ, अगर उन्हें कानून का उन्हें अच्छा ज्ञान है तो राष्ट्रपति उन्हें मान के जज चुन सकते हैं अपनी इच्छा से, अगर उन्हें कानून का ज्ञान है तो। अदरवाइज नहीं। इतना राष्ट्रपति जी को हक है चुनने के लिए, बट उन्हें कानून का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरी बात ये, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी जो शपथ दिलाते हैं, राष्ट्रपति महोदय शपथ दिलाते हैं, वही उन्हें नियुक्त करते हैं। जो उनकी शपथ दिलाते हैं तो अनुच्छेद 124(6) के तहत उन्हें शपथ दिलाई जाती है, ठीक है ना। और उनका कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल 65 वर्ष आयु तक करते हैं। यानी इनका मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि 5 साल के लिए काम करें या 6 साल के काम करें। इनका एक एज लिमिट होती है, यानी 65 ईयर तक ये सुप्रीम कोर्ट के जो अपने न्यायाधीश की पोस्ट पर अपना कार्यरत रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं। उसके बाद इनको मतलब रिटायर कर दिया जाता है, ठीक है। जब फिर वो रिटायर होते हैं या उसके बीच में दे दे अपना त्यागपत्र देना, अगर वो बीच में कभी अगर अपना त्यागपत्र देना चाहें तो राष्ट्रपति जी को अपना त्यागपत्र देते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका ये पॉइंट क्लियर होनी चाहिए। अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति महोदय को देते हैं, ठीक है। अब जो दूसरी बात आती है यहाँ से, जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको कैसे हटाया जाए पद से। यहाँ देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को कोई पॉलिटिशियन हटा देंगे, कि मंत्री वगैरह पाले वो राज्यसभा के कोई सांसद या आपकी विधानसभा के कोई सांसद, ऐसा कुछ नहीं है कि इन्हें कोई भी हटा देगा। ऐसे अगर हटाने लग गए तो अगर ऐसे सब हटाने लग गए फिर तो कोई मतलब सुप्रीम कोर्ट एक भारत की एक ऐसी जड़ है कि मतलब जो संविधान का रक्षा करना है, जो संविधान से ही भारत चलता है। और सुप्रीम कोर्ट तो एक बहुत, तो इसी में कोई मतलब कोई पॉलिटिशियन वगैरह इंटरफियर नहीं करता। इसमें इसका बताऊंगा इन्हें कैसे हटाते हैं। इनको हटाने की विधि की ये है, अनुच्छेद 124(4) के तहत या अनुच्छेद 125(4)(5) के तहत सबसे पहले जो आपके मान लीजिए राज्यसभा, देखिए एक मिनट, कदाचार यानी या तो उन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो या वो अपने जो कार्य कर रहे हों असमर्थ रहे हों। जो जज साहब हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मान लीजिए आप, या अन्य न्यायाधीशों को मान लीजिए, अगर वो भ्रष्टाचार के केस उन पर लग गया या वो किसी कार्य को करने में असमर्थ रहे हों, भ्रष्टाचार का केस मान लीजिए आप, यहाँ से कदाचार या भ्रष्टाचार या असमर्थ रहे हों, तो उन पर उनके खिलाफ संसद में लोकसभा और राज्यसभा, संसद में लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा से ये प्रस्ताव पेश किया जाता है, लोकसभा में ये प्रस्ताव होता है। अगर उनके खिलाफ 100 सदस्य साइन कर दें लोकसभा से और राज्यसभा से 50 सदस्य साइन कर दें। और तीसरी बात ये है, 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति जी भी साइन कर दें, यानी 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति जी भी साइन कर। 2/3 बहुमत से मतलब ये हो गया, मान लो आपके 3 सीटें हैं, 3 में से 2 सीटें इनके खिलाफ बोले और एक इनके विपक्ष बोले, यानी 100 सीटों में 2/3 से डिवाइड कर दीजिए आप, ठीक है ना। ये 2/3 का मतलब आपका ये हो गया। तो इस हिसाब से ही आपका यहाँ से
ये 2 तिहाई का मतलब ये हो गया आपका। तो 2 तिहाई बहुमत से राष्ट्रपति जी साइन कर देते हैं। मान लो आपकी 100 सीटें हैं, 100 सीटों में 100 इंटू 2/3 से भाग दे दीजिए आप, जो भी आपका आए आंसर उतनी सांसद या उतने जो संसद में लोग साइन करते हैं, तो राष्ट्रपति जी भी साइन कर देते थे कि आमने को हटा दिया जाए, तब उनको हटा दिया जाता था। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, एक थे हमारे, उनके खिलाफ ये मतलब संसद में लाया गया था, पर लेकिन वो मतलब पारित नहीं हो पाया था। क्योंकि देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट में किसी जज के खिलाफ अगर ऐसा कदम उठाया जाता है तो बहुत बड़ा अपमान, एक बहुत बड़ी बात होगी। इसीलिए तो अभी आज तक ऐसे देखने को नहीं हुआ अभी, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा हो जाएगा तो कैसे काम चल जाएगा फिर। सुप्रीम कोर्ट के जज से ही तो सब कुछ रुका हुआ है, ठीक है ना, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश से मतलब है यदि सुप्रीम कोर्ट में गढ़ पूर्ति का क्रम होना, यदि सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जब हमारा देखो जजों में भी गढ़ पूर्ति का मतलब होता है, ठीक है ना। तो यहाँ ये मतलब गढ़ पूर्ति का मतलब यहाँ ये हो गया, थोड़ी गर्मी ज़्यादा ही लग रही है बेटा, कोई बात नहीं। यदि सुप्रीम कोर्ट में गढ़ पूर्ति क्रम होना, जब गढ़ पूर्ति यानी आपका गढ़ पूर्ति से मतलब यहाँ आप मान लीजिए कोरम होता है, ठीक है ना। कोरम की व्यवस्था के हिसाब से अगर जज ना हो, जज कम पढ़ रहे हो, तो जो हाई कोर्ट से जज को हम ले करके उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जगह दे देती हैं। समझिए आप बात को। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट में जब जज पूरे ना हों तो हम हाई कोर्ट से जज को ले सकते हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जगह दे देती हैं, ठीक है। यहाँ कहने का मतलब मेरा ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेनावृत्ति न्यायाधीश जो होते हैं हमारे। सेनावृत्ति न्यायाधीश से मतलब ये है यानी जो अनुच्छेद 128 के तहत जो नदी जल विवाद होते हैं उनमें क्या क्या वो जो उनमें सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से जो जज होते हैं वो भी प्रावधान देते हैं कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के बारे में देखिए, तो सबसे पहला पॉइंट है आपका मूल अधिकारिता। यहाँ से ये तात्पर्य है आपका मूल अधिकारिता से ये तात्पर्य है कि जैसे ये अनुच्छेद 131 के तहत मान लीजिए कोई राज्य में कोई कांड हो गया, तो उसका जो केस है आपका सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। या मान लीजिए राज्य और एक या एक से अधिक राज्यों में कोई कांड हो गया, तो वहाँ से भी आपका कहा जाएगा ये सुप्रीम कोर्ट में। तो कांड से मतलब यहाँ ये है कि कोई ऐसी जो चीज़ें जो आपका हनन हो रहा है या आपकी चीज़ें आपसे तक नहीं पहुँच पा रही हैं, आप उनके खिलाफ आवाज़ उठाती हो, तो वो चीज़ें आपके, तो उनके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपना कर सकती हो, ठीक है ना। और तीसरा पॉइंट ये है कि भारत या राज्यों के बीच विवाद चल रहा है, उसका भी मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। राज्यों का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, एक या एक से अधिक राज्यों का मुकदमा भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। आपका यहाँ से ये पहला वाला पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से आप लोगों को, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका रीट अधिकारिता से मतलब ये है जब हमने पढ़ा होगा संविधान, वो हमने पढ़े थे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, हमारे जो मौलिक अधिकारों का हमको से छीना जाए या उनके या मौलिक अधिकारों का हनन हो, तो हम सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत एक अपील या याचिका दायर कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, मैं कहूँगा कि भारत के किसी नागरिक से उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उसके अधिकार छीने जाते हैं, तो वो अपनी याचिका या अपनी अपील दायर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है। ऐसे आपका यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट है अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 24 में अपीली न्यायालय से आप देखिए यहाँ से ये मतलब हो गया आपका वही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। यहाँ से आपके ये हुए सलाहकारी अधिकार, जैसे कि अनुच्छेद 143 के तहत
जब हम राष्ट्रपति जी की बात करें तो राष्ट्रपति जी सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेते थे, उनके कारण में ये हो जाएगा। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट के कारण में ये हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति जी को सलाह दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो राष्ट्रपति जी उस सलाह को माने ही माने, ऐसा कुछ नहीं है। वो पर इच्छा से, अगर वो अच्छी लगे तो मान सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं मान सकते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन यानी अनुच्छेद 32 से 13 के तहत में जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक पुनर्विलोकन होता है उसके बारे में बताया गया है। और अन्य जो है आपके अन्य संरक्षक से तात्पर्य है जो सुप्रीम कोर्ट होता है यानी सर्वोच्च न्यायालय या संघीय न्यायालय है, ये संविधान की रक्षा करता है। संविधान की रक्षा ही सुप्रीम कोर्ट करता है। यहाँ से आपका ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन कोई सा एग्ज़ाम क्यों ना सही 100% बनता ही बनता है। मैं आपसे मैं ये नहीं कहूँगा, देखिए अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, पूछा करूँगा आप लोगों से, क्योंकि आप लोग कि मैं रिप्लाई देखता रहता हूँ तो थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता है मुझे कि आप लोग रिप्लाई नहीं अच्छे से करते हो, और ना ही मुझे उम्मीद है कि आप ठीक से उसका आउटपुट दे रही हो मुझे, या तो कुछ ना कुछ कमी जरूर चल रही है हमारे हिसाब से। तो आप अब मैं या इसीलिए कि मैं आपसे उनसे क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ, इसीलिए शायद तो मैं आपसे अब क्वेश्चन वगैरह ही पूछा करूँगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट में से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, इसकी शपथ कौन लेते हैं, कितने जो इसके जो वकील सॉरी इसके जो जज होते हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और कितनी उनकी एज होती है, मतलब लास्ट एज कब तक वो अपना काम कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो सेकंड पॉइंट आपका यहाँ से बनेगा क्वेश्चन के जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश के खिलाफ उन्हें कैसे हटाया, उनकी हटाने की प्रक्रिया क्या होती है। कभी कभी यूपीएससी मेंस में ये क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब लिखने के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो आप देखते रहिए, नदी जल विवाद, इस शक्तियाँ वगैरह के बारे में आप पढ़ती रहिए। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो पढ़ो, अच्छी लगे तो शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और बस मैं तो इतना ही ज़्यादा कुछ कहने कहूँगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा टाइम को ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए अपना पढ़ाई पे बस मेनली जो बात है मेरी, आप पढ़ाई पे फोकस कीजिए। इस लॉकडाउन के अंदर जो भी आपकी जो पढ़ाइयाँ, जो छोटी मोटी चीज़ें आप उन्हें क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। अब दूसरी बात ये है, आपकी एक खुशखबरी वाली बातें हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब यूपीएससी की जगह बहुत जल्द आने वाली है, डेट आपकी बहुत जल्दी क्लियर होने वाली है। मैं आपको 1-2 दिन में उसकी जो नोटिफिकेशन दे दूँगा, आप तो हो जाइए तैयार। तो इस संविधान से यूपीएससी में संविधान से कम से कम आप मान लीजिए 10 क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया अब तक, आपसे 10 क्वेश्चन ना आए जब आप मुझसे फिर बात करना हो। जो इतना पढ़ाया इससे 10 क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके संविधान में, उसमें यूपीएससी के पेपर में, ठीक है ना। तो आप बस पढ़ती रहिए, आप तैयार हो जाइए यूपीएससी के लिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।